अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस के साथ उमर फ़ारूक आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे मुशाहिदुल्लाह ख़ान साहब से सियासी सूरत हाल पे। मुशाहिदुल्लाह ख़ान साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, सेंट्रल लीडर हैं PMLN के। बातें बहुत सी हैं, सवालात बहुत से हैं। किसी तमहीद के बग़ैर, किसी वक्त को ज़ाया किए बग़ैर मैं सीधा सवालात की तरफ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी पार्टी की कि आप कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पार्टी की रिक्वायरमेंट अगर मुझसे आप पूछें या मैं पार्टी की तरफ से भी कह सकता हूँ मियां नवाज शरीफ, वो सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं है कि तमाम अदारे अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल हदें हैं उनके अंदर रह के काम करें। बाकी कन्फ्रंटेशन मैं नहीं समझता कि किसी भी सिविलियन हुकूमत जो है उसने कभी शुरू की हो या उसकी ख्वाहिश हो, वो कर ही नहीं सकती, ना उनके पास इतनी ताकत होती है। कन्फ्रंटेशन शुरू वो करता है जो ताकतवर होता है। कमज़ोर आदमी कभी भी कन्फ्रंटेशन शुरू नहीं करता। नहीं, लेकिन जब आप ये इल्ज़ाम लगाएंगे जुडिशरी पे और फौज पे कि उन्होंने साजिश करके प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, तो कन्फ्रंटेशन तो आ जाएगी। इसकी एक तारीख़ है, ये कन्फ्रंटेशन नहीं है, ये एक तारीख़ी हकीकत है कि माजी में कई दफ़ा ताले आज़मा जर्नैलों ने अदालत के साथ मिल के हुकूमतों को हटाया तो है ना। ठीक, हटाया बिल्कुल। तो अगर उस तारीख़ को दोहराना या बताना कन्फ्रंटेशन है तो फिर तो आप इसे कह सकते हैं, अदरवाइज़ कन्फ्रंटेशन नहीं है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ ना मुल्क का। और फिर यह है कि बल्कि अदलिया का भी नुकसान हुआ है, सबका नुकसान हुआ है। वो जो जर्नैल थे ताले आज़मा, उन्होंने ऐसे फ़ैसले किए जिन्हें आज तक मुल्क भुगत रहा है। तो अगर हम ये कहते हैं ये कन्फ्रंटेशन नहीं है, ये फ़ायदे की बात है, मुल्क की और तमाम अदारों के फ़ायदे की बात है कि मैं ये समझता हूँ कि आज के चीफ़ जस्टिस को या किसी जज को बजाय इसके कि उसको जस्टिस मुनीर की हैसियत से याद किया जाए, उसको जस्टिस कहने की हैसियत से क्यों याद ना किया जाए? क्योंकि नज़ायर तो दोनों तरफ के हैं ना। हर अदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, सियासतदानों में भी हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उस रास्ते पे चलें जिस रास्ते पे जो मतलब के यादें हैं वो यानी कि यादगार किस्म की हैं और जिनको फॉलो करने में आदमी को फ़ख्र महसूस होता है। DGISPR की एक स्टेटमेंट मैं कोट करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप उस पर कमेंट करें इसी कॉन्टेक्स्ट में कि दुश्मन के बयानिए को डिफीट करने के लिए, शिकस्त देने के लिए नेशनल यूनिटी, कौमी इत्तेहाद इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल जी, कौमी इत्तेहाद तो सिर्फ दुश्मन को डिफीट देने के लिए नहीं है, अपनी प्रोग्रेस के लिए भी, ख़ुद अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, मुल्क में खुशहाली लाने के लिए, आवाम की बदहाली को दूर करने के लिए कौमी इत्तेहाद तो मतलब कि बुनियादी शर्त है, फंडामेंटल कि और स्पेशली दुश्मन से अगर आपने लड़ना है, बयानिए की खाली बात नहीं है। हमें बयानिए से पहले भी तो जानना पड़ेगा ना कि बयानिया ये बना ऐसा क्यों है, इसकी भी तो एक तारीख़ है ना। तो खाली ये तो नहीं है कि हमें अढ़ा के दम पे चलना है। बात यह है कि ये बिल्कुल अच्छी बात है कि जी हमें कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है और कौमी इत्तेहाद की आज ज़रूरत नहीं है, हमेशा ज़रूरत थी हमें कौमी इत्तेहाद की। जब कौमी इत्तेहाद नहीं रहा तब हमें कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत। जब मिलिट्री कूज हुए उस वक्त भी ज़रूरत थी नेशनल, उस वक्त भी ज़रूरत ज़ाहिर है। मैं तो ये कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि कब नहीं थी हमें कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत। लेकिन देखा तो अब देखें, मैं आपको पता है लीपा पोती करने वाला आदमी नहीं हूँ। जो हक़ाइक़ मेरे इल्म में है मैं तो वही बयान करूँगा ना, वरना मैं ये भी कह सकता हूँ मैं वज़ीर हूँ कि जनाब सब अच्छा है और ये है, एक पेज पे है, फलाना है। मुझे मालूम है कि ये बातें दुरुस्त नहीं हैं। इसलिए और फिर यह है कि कितना हम कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करते हैं या कोई दूसरे करते हैं, ये भी सारी दुनिया के सामने है। तो मतलब कि ये बातें अच्छी करना कोई ये डिमांड करना नवाज शरीफ साहब से जस्टिफाइड होगा कि वो अपने पॉलिटिकल कैरियर की कुर्बानी दे दें और नेशनल यूनिटी की तरफ आ जाएं? नहीं, बात यह है कि अगर नवाज शरीफ को ये पता हो, नवाज शरीफ ख़ुद नेशनल यूनिटी का नाम है
कि जब वो निकले और लाखों करोड़ों लोग बाहर आ जाएं सड़कों पे, नेशनल यूनिटी को डिफाइन तो करें ना पहले। नवाज शरीफ सिंबल है इस मुल्क की ये नेशनल यूनिटी का। अगर आप उसको डिबार करके नेशनल यूनिटी, वो कौन सी नेशनल यूनिटी होगी फिर? मतलब नवाज शरीफ अगर नहीं होगा तो कौन होगा? चौधरी शुजात होगा, शेख रशीद होगा, इमरान खान होगा, ताहिरुल कादरी होगा, ठीक है, और आसिफ जरदारी होगा। इन लोगों को अगर आप नेशनल यूनिटी कहते हैं तो बिल्कुल नवाज शरीफ को हट जाना चाहिए, यही नेशनल यूनिटी है। आप लोग जब इलेक्शन कैंपेन में जा रहे होंगे 2018 की मई से अगस्त तक, किसी वक्त भी हो सकते हैं, जब आप जा रहे होंगे इलेक्शन कैंपेन में, तो यही रेटरिक, यही नैरेटिव लेके जा रहे होंगे फ़ौज के ख़िलाफ़ और जुडिशरी के ख़िलाफ़? नहीं, हम ना फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं ना जुडिशरी के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि हम फ़ौज के भी हक़ में और जुडिशरी के भी हक़ में। ना हमने कोई ऐसा नैरेटिव शुरू किया है, ना हम माजी में लेके गए, ना आइंदा इलेक्शन में लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? मेरी तो ये राय है कि हमारी मुल्क की अदलिया बड़ी मजबूत होनी चाहिए। हमारे मुल्क अब ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट बात आप कर रहे हैं ना। हाँ। अभी जो कंक्रीट सूरत हाल है, पॉलिटिकल सूरत हाल, हाँ, जिसमें आप एक केस लेके मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं पब्लिक में आए हुए हैं कि मुझे जो नाअहल किया गया है वो ठीक नहीं किया गया, हाँ, इंसाफ की बुनियादों पे नहीं किया गया, हाँ, और उसके पीछे कोई नादीदा कुव्वतें भी हैं उस फैसले के पीछे। हाँ, ये मियाँ साहब ये यही बात कर रहे हैं ना। हाँ, एक दफ़ा नहीं, बार बार कर रहे हैं। हाँ, बार बार जहाँ भी तकरीर करते हैं यही बात करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या बनेगा नेशनल? देखिए, बात यह है कि जब कुछ अनयूजुअल चीज़ें होंगी तो इस तरह की बातें तो होंगी। ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हो रही ना, ये कल की बात है ना। आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। किसकी? मेरी ईंट से ईंट तो नहीं बजाने की बात की थी उन्होंने, ठीक है। फिर इस तरह के लोग आंखों का तारा भी बन जाते हैं। तो नवाज शरीफ देखो ना, नवाज शरीफ के साथ एक बहुत बड़ी, नवाज शरीफ के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, इस मुल्क के साथ ज्यादती हुई है कि एक ऐसा शख्स जो आपको लोड शेडिंग ख़त्म करके दे रहा है, जो आपको दहशतगर्दी ख़त्म करके दे रहा है, जो फॉरेन अफेयर्स दुरुस्त कर रहा है, जो लोगों से ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, जो सी पैक ला रहा है, जो कारखाने लगा रहा है, जो मोटरवेज बना रहा है, जो 580 किलोमीटर की मोटरवे को 2400 किलोमीटर की मोटरवे में कन्वर्ट कर दिया है, उसको आप एक हटाएंगे एक मशकूक फ़ैसले से कि जनाब आप पनामा करके, और पनामा में उसका नाम भी ना हो और जिनका नाम हो वो मुद्दई हों, और फिर अकामा पे आप निकाल दें और अकामा इस मुल्क के लाखों लोगों के पास भी हो, तो फिर भाई वो क्या ये कहे? या तो आप ये चाहते हैं कि वो कहे जो कुछ हुआ ठीक हुआ है। अच्छा, अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर ये बात तो वो करेगा ना। मतलब कि ये बात जो अभी आपने बयान फरमाई, क्या इसी रेटरिक के साथ, इसी बयानिए के साथ आप इलेक्शन 2018 में जा रहे होंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम जाके ज़रूर बताएंगे। हम तो आज भी बता रहे हैं। तो इलेक्शन के वक्त क्या सिचुएशन होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस बात की ज़रूरत होगी कि उस वक्त भी बताया जाए तो ज़रूर बताएंगे। ज़रूरत नहीं होगी नहीं बताएंगे। ये तो ज़रूरत नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन है ना। ज़रूरत होगी, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो आपके ख्याल से इस बयानिए के साथ जब आप 10 महीने गुजारेंगे तो कोई हादसा तो होने का ख़तरा नहीं है? कोई देखे, हादसे तो हो चुके हैं ना पहले। अब कौन से हादसे होने हैं? ठीक है, हादसे तो उस वक्त नहीं हुए जब अकबर बुगटी को कत्ल किया गया। हादसा उस वक्त नहीं हुआ जब लाल मस्जिद का केस हुआ, 12 मई हुई, वकीलों को ज़िंदा जला दिया गया, जब इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के यहाँ पे बाल खींचे गए। उस वक्त हादसा नहीं हुआ तो अभी तो बहुत अमन ही अमन है। अब कौन सा हादसा होना है? नहीं, ये रेटरिक जो है अगर इसी तरह बिल्डअप होता रहा तो मामलात मेरे ख्याल ज़्यादा टेंस हो जाएंगे। मेरे भाई, ये रेटरिक नहीं है, ये रियलिटी बयान में कर रहा हूँ। रेटरिक और रियलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्या मैंने गलत कहा अकबर बुगटी कत्ल हुआ या नहीं हुआ? मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं तो आपसे सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूरत हाल पैदा हुई है, अगर ये और ज़्यादा टेंस होती गई तो कोई हादसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, कोई नहीं। अगर हादसा उस वक्त होता जब नवाज शरीफ इस फैसले को तस्लीम ना करता, उसने दूसरे घंटे में उस पर अमल दरामद कर दिया। कोई और होता शायद ये काम ना करता, लेकिन नवाज शरीफ जो चूँकि एहतराम करता है इस मुल्क के इदारों का, उसने कहा अमल दरामद कर दो, ठीक है, मैं
इस पे अमल दरामद फिलफौर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। अगर वो अमल दरामद ना करता तो फिर हादसा होने का इम्कान था। उसने जो तकलीफ़ है वो ख़ुद उठाई ना मुल्क की खातिर, लेकिन उसने अदारों को तो नहीं तकलीफ़ होने दी ना। एक ऐसा फ़ैसला जिसको वो क्या कोई भी तस्लीम नहीं कर रहा। इंटरनेशनल जो प्रेस ने लिखा है उसके बारे में कि कौन मान रहा है उसको, उसने माना है। हादसे को अवॉइड करने के लिए माना है ना, वरना तो हादसा करने के लिए बहुत सारे यानी कि इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसको बुनियाद बना के। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने तो इस मुल्क के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए, इस मुल्क के आइन को सरबुलंद रखने के लिए अपने ऊपर जबर किया और फ़ौरन अमल दरामद कर दिया, तो हादसा कहाँ से होगा। ठीक। अच्छा, ये आखिरी सवाल इस पोर्शन का, इस सेगमेंट का आखिरी सवाल कि आप इलेक्शन जो 2018 में जा रहे होंगे, इमरान खान आपका मेन राइवल होगा या जुडिशरी या आर्मी? जुडिशरी आर्मी ने तो इलेक्शन नहीं लड़ना होता ना, वो तो एक अलहदा से रियासती इदारे हैं। मतलब स्पेशली जुडिशरी, फ़ौज को टेक्निकली तो अदारा उस तरह से नहीं कहा जा सकता। जो फंडामेंटल जो पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं उसमें तो फ़ौज नहीं आती, अदलिया आती है। तो वो कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ रही है। फ़ौज ने फ़ौज कह रहा हूँ, अदलिया ने बड़े बड़े अच्छे फैसले भी किए हैं, अच्छे नहीं भी किए। हमारे सियासतदानों ने भी ये काम किए हुए हैं, बाकियों ने भी किए हैं। तो ये ट्रांजिशन का पीरियड है, ऐसे ही चलता है। कोई बहुत ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ हमारे मुल्क को बने हुए, आधी से ज़्यादा टाइम उसमें मतलब कि गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने लिया है। तो फिर परेशानी किस बात की है, ये तो ऐसे ही होगा ऐसे। हाँ, लेकिन हमारा सफ़र जो है ना, वो हम मजबूती की तरफ जा रहे हैं, मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सफ़र थोड़ा सा और तय होने दें। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, मीडिया से भी है, अदलिया से भी है, बाकी जो अदारे हैं उनसे भी है कि सफ़र को रुकावट न डालें, कंटिन्यूटी रखें। ये मसाइल ऐसे ही हल होंगे, कंटिन्यूटी। और ये मसाइल हल होने की तरफ जा रहे हैं आपके ख्याल से? जाएंगे, क्यों नहीं। देखें ना, बाकी ममालिक में जहाँ पे ये मसाइल नहीं हैं उनकी हिस्ट्री उठा के पढ़ें तो शुरू में बहुत ख़राब हालात थे, लेकिन एक कंटिन्यूटी मिली है डेमोक्रेसी को, उसके बाद इवेंचुअली दुरुस्त हो गए। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब से बात जारी रखेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी मुशाहिदुल्लाह साहब, ये फरमाइएगा कि अब आपकी गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है? ये जो 10 माह रह गए हैं आपके टेन्योर के, इसमें आपका एजेंडा क्या है? इदारों से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करके जो तरक्याती काम आपका तो सारा इलेक्शन कैंपेन का मेरा ख्याल है मेन थीम यही होगा, जो आपके डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, तरक्याती कामों की तरफ आपने ज़्यादा फोकस करना होगा। तो आप क्या, कौन कौन से प्लान्स आपकी नज़र में हैं आपकी गवर्नमेंट की, जो आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे? देखें, एजेंडा वही है जो नवाज शरीफ ने जिस जगह पे छोड़ा है, छुड़वाया गया उससे, ठीक है। मैंने जब शुरू में कहा था ना कि ये नवाज शरीफ तो एक शख्स का नाम है ना, एक शख्सियत का नाम है जो अपनी ज़ात में बहरहाल अंजुमन तो है, तो लेकिन ये पाकिस्तान को नुकसान हुआ या नहीं हुआ? कितना स्टॉक एक्सचेंज जो है 54,000 से 39,000 पे आ गया है, इन्वेस्टर शैटर्ड हो गया है। चाइनीज़ इवन ख़ुद उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि भाई ये तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर के साथ ही। दुनिया भर में, अमेरिका में लिखा गया, यूरोप में लिखा गया, हर जगह लिखा गया कि यार ये क्या है। तो ये जिन लोगों की वजह से ये चीज़ हुई है, उन्होंने पता नहीं ये बात सोची है नहीं, या वो ये सोचते हैं या नहीं सोचते कि उनके ये जो एक्शंस हैं उसकी वजह से इस मुल्क को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। हम आज भी, हमारा एजेंडा वही है जो आज से 4.25 साल पहले था कि जब इस मुल्क में दहशत गर्दी थी, जब इस मुल्क में अंधेरे थे, जब इस मुल्क में लोड शेडिंग थी, और इसके अलावा पाकिस्तान एक बावकार हैसियत से बैनुल-अक़वामी सतह पे अपना किरदार अदा नहीं कर रहा था। ये सारी चीज़ें हमने टेबल्स टर्न की हैं। हमारा जो एक वक़ार है वो बढ़ा है, हमने एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से अपना किरदार अदा किया है। हम शंघाई कौंसिल में गए हैं, हम बेशुमार कुछ 60 के करीब मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने CPEC जो है उसके अंदर शमूलियत अख्तियार करने की बात की है। हमने लोड शेडिंग नाम तकरीबन ख़त्म कर दिया, जो कि एक मौजज़ा है मेरे नज़दीक, बल्कि बहुत सारे लोगों के नज़दीक, कि 4 सवा 4 साल में
पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इतनी तेज़ी से ये काम हो जाए, ये हो नहीं सकता था। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, गवादर पोर्ट, फलाना ये वो, ओबोर के अंदर भी हम शरीक हो रहे हैं, जो कि एक दुनिया के अंदर नया सनती इनकलाब जो है बर्पा होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें 4.25 साल में हुई हैं। एयरपोर्ट्स बहुत सारे बने हैं, डैम्स बन रहे हैं, उनकी इब्तदा हो गई है दासू की, उसकी भी ज़मीन ख़रीद ली गई है भाषा की। पहले ये काम नहीं हुए, और मैं बहुत सारे, मैं अभी भूल गया हूँ, कई अस्पताल बने हैं, कई स्कूल बने हैं, दानिश स्कूल, फलाने कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ। यहाँ पिंडी में ये जो RIC बना है, मैं हैरान रह गया वहाँ जाके, क्या ऐसा जिस तरह यूरोप का कोई हॉस्पिटल हो, और 40% लोग जो है कि PK के वहाँ पे आके इलाज कराते हैं, जहाँ पे बड़ा तूती बोलता है कि जी हेल्थ और फलाना और ये और वो। इसी तरीके से और बहुत सारे काम हुए हैं। वही काम, वही एजेंडा है, उसको हमने कंप्लीट ना सिर्फ करना है 2018 तक, बल्कि उसके बाद मुंतखब हो के मज़ीद जो बाकी रह जाएगा उसको भी करना है। जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब मौजूदा वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मिलते हैं, तो उनको वो क्या मशवरा दे रहे होते हैं कि कौन कौन से काम अभी आपने इन 9 माह में कंप्लीट करने हैं ताकि हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाएं? वो कौन कौन से काम हैं, कौन कौन सी बात है, कौन कौन सा इशू है जो डिस्कस होता है साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म? देखें, बात ये डिस्कशन में तो मैं इस तरह से शामिल नहीं हुआ। 1-2 दफ़ा ऐसा ज़रूर हुआ है कि मैं वहाँ पे बैठा हुआ होता हूँ, लेकिन चीज़ ये है, देखें मैंने जिस तरह गुजारिश की, मसलन दासू 2 दफ़ा वो उसका इफ्तिताह करने के लिए टाइम फिक्स किया, मियाँ साहब नहीं जा सके ना, ये इस टर्माइल की वजह से कि जो कि एक जाली बहरान पैदा किया गया। और बात ये है, मैं हम बार बार, ये कि हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं हो रही, बार बार हमने कहा कि लोग इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, और मेरी ये फर्म ओपिनियन है कि इसमें ये बैनुल-अक़वामी सतह पे इस पर एक बाकायदा कॉन्स्पिरेसी है। जब इस खित्ते में इतना बड़ा काम हो रहा है CPEC का, वो कुछ लोगों को पसंद नहीं है, और उसमें मरकज़ी किरदार नवाज़ शरीफ का है, और वो किरदार उनके जो मकासद और एजेंडा है उसके रास्ते में रुकावट है। उन्होंने वो रुकावट दूर की, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को उसके लिए इस्तेमाल किया। तो नवाज़ शरीफ का एजेंडा तो अपनी जगह वही रहेगा कि CPEC भी हो, डैम्स भी बने, सस्ती बिजली भी मिले, लोड शेडिंग भी ख़त्म हो, दहशत गर्दी ख़त्म हो। देखा ना, दहशत गर्दी, बोरियों में लाशें मिलती थी यहाँ पे, मतलब कि टारगेट किलिंग होती थी, चाना कटिंग होती थी। सुप्रीम कोर्ट, यही अदालतें थी ना, इन्होंने ये कहा या नहीं कहा 3 जमातों के बारे में कि इनके अस्करी विंग हैं? तो ये इन हालात में हमने ज़मामे इक़्तिदार संभाला था, 2013 में टेबल्स टर्न करके दिखाई ना। तो कोई दूसरा किसी ने दिखाई हो, दूसरे की मैं बात क्यों करता हूँ? सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है, KPK में हमारी हुकूमत नहीं है, उन्हें भी तो कुछ करके दिखाना चाहिए था ना। वो नवाज़ शरीफ का हाथ बटाते बजाय इसके आप मतलब कि कभी धरने दे रहे हैं, कभी लॉकडाउन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, इनसे पाकिस्तान का नुकसान हुआ है ना। आज भी अगर नवाज़ शरीफ नहीं है अपनी सीट पे, तो पाकिस्तान का सिर्फ 1600 अरब का नुकसान तो स्टॉक एक्सचेंज को हुआ है। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये सब्जेक्ट आपका नहीं है फॉरेन पॉलिसी, लेकिन मैं ये सवाल आपसे करना चाह रहा था कि गवर्नमेंट लेवल पे क्या कोई मेजर फॉरेन पॉलिसी रिव्यू की बात हो रही है? क्योंकि इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं आपके इर्द गिर्द, आपके रीजन में, अमेरिकन की तरफ से, इंडियंस की तरफ से, अफगानिस्तान में। कोई मेजर फॉरेन पॉलिसी रिव्यू की बात गवर्नमेंट के अंदर हो रही है? देखें, मैं आपको बात बताऊं, मैं तो फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इतनी बात समझता हूं कि ये जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, ये देखें, ये जो हम हैं, वो कहते हैं ना, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। हम कोई इतने ताकतवर मुल्क तो नहीं है, गो हम मतलब मुसलमान मुल्कों में एक ताकतवर मुल्क हैं, एक न्यूक्लियर पावर है, हमारी इकोनॉमी जो है वो भी बेहतर अब हो रही है, दहशत गर्दी पे भी हमने बहुत ज़्यादा इसके बावजूद काबू पाया है कि हमारे इर्द गिर्द 40 साल से एक जंगी समा है, एक दहशत गर्दी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने काबू पाया। उन चीज़ों पर हमने काबू पाया जहाँ पर अफ़गानिस्तान में काबू नहीं पाया जा सका। इसके बावजूद कि वहाँ पे अमेरिका बैठा है और बड़ी सुपीरियर फोर्सेस हैं वहाँ पे। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो सियासी जो तगय्युरात होते हैं ना। सर एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से ये मुनक़ता हो रहा है, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी मुशाहिदुल्लाह साहब, आप फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मैं बता रहे थे, क्या मेजर फॉरेन पॉलिसी रिव्यू होने जा रहा है आपके 9-10 माह के दौरान या नहीं? नहीं, कोई ऐसा नॉर्मल रहेगा, लेकिन देखें होता क्या है, हमें काउंटर करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। मसलन अफ़गानिस्तान में एक ज़बरदस्ती का रोल अमेरिका ने इंडिया को दिया हुआ है जो बनता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो इस खत्ते में अमन नहीं चाहता। अगर अमन चाहता होता तो इंडिया को रोल ही ना देता, एक बात। दूसरी बात यह है कि मुझे इस बात का कोई जवाब दे कि वहाँ पे पोस्ट की काश क्यों होती है। अब मतलब पहले 0 हो गई थी एक ज़माने में, अब 90% वहाँ से सप्लाई हो रही, क्यों हो रही, इसका कौन जिम्मेदार है। तीसरी बात यह है कि वहाँ पे उनकी हुकूमत की रेट क्यों नहीं है, इसके बावजूद कि इतनी ज़बरदस्त आपकी सपोर्ट उसे हासिल है। चौथी बात मुझे ये कोई बताए कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। पांचवी बात यह है कि मुझे ये कोई समझाए कि जो एट्रोसिटीज़ जो है वो कश्मीर में हो रही हैं, जिस तरह से बैलेट गन का इस्तेमाल करके लोगों को अंधा किया गया है, जिस तरह से 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी मुजाहिदीन जिनमें औरतें बच्चे बूढ़े सब शामिल हैं, उनको कत्ल किया गया है, उनकी इस्मत दरी की गई है, इस पे क्यों अमेरिका ने, यूनाइटेड नेशन ने और पूरे दुनिया में जो प्रचारक हैं ह्यूमन राइट्स के और फंडामेंटल राइट्स के, उन्होंने क्यों आंखें बंद की हैं। अगर उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, वो बहुत अपने मसाइल दूसरे तो बड़ी तेज़ी से निपटाते हैं। ये 70 साल का मसला है जो यूनाइटेड नेशन में सबसे जो पुरानी को करारदाद मौजूद है तो वो ये है। तो इसको अगर वो हल नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि जो नज़र आ रहा है वैसा है नहीं। ठीक है, हमें ये समझना पड़ेगा। अमेरिका से हम बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हमारे को बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है ताल्लुकात। ये अमेरिका के हाथ में है कि वो हमसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है या नहीं। हम हर 2 सूरतों में उससे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो भारत जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है, जो कि कश्मीर में ज़्यादतियाँ कर रहा है, जो कश्मीर के हक़ खुद इरादियत जो है उसके रास्ते में दीवार बनाए, जो खुद अपने मुल्क में दलित के ऊपर जुल्म कर रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है, क्रिश्चियन के ऊपर जुल्म कर रहा है, मंदिरों को और वो ये जो चर्च जो है इनको जला रहा है, मुसलमानों को वो मतलब कि एक तीसरे दर्जे का भी शहरी समझने को तैयार नहीं है। तो क्या ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि जिसमें आलमी बरादरी जो है उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। अपना किरदार वो इस तरह से अदा करते हैं कि भारत को उन्होंने अपनी डार्लिंग समझा हुआ है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, जिसकी वजह से ये मतलब प्रूव्ड है, इसके डोजियर दे दिए गए। कुलभूषण यादव समेत बहुत सारे और भी ऐसे, कुलभूषण यादव अपनी जगह पे लगे। बहुत तफसील से फॉरेन पॉलिसी पे बात कर ली। मैं चाह रहा था फोकस करें हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे। मतलब ये सवाल का जवाब बिल्कुल मुझे मिल गया कि मेजर फॉरेन पॉलिसी रिव्यू नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद फीलिंग्स एग्जिस्ट करती हैं इन सारे इश्यूज़ पे गवर्नमेंट के अंदर। मैं सवाल चाह रहा था कि हम थोड़ा सी बात कर लें मियाँ साहब का जो केसेस हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में, उसके हवाले से क्या देखते हैं आप, किस तरफ ये केसेस जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में लोगों लीगल ओपिनियन जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि वही एविडेंस डिमांड किया जाएगा कोर्ट की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सका। तो उसके बाद क्या, किस तरफ जाएगा ये सारा केस? देखें, बात ये है कि ये एक नैब कोर्ट जो है मातहत अदालत है। अदालतें आज़ाद हो चुकी हैं, जिसके लिए नवाज़ शरीफ ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी, अपने जान की को ऑन स्टेक लगाया उसकी पार्टी ने, बाकी दीगर लोगों ने भी की, मीडिया, वकीलों ने, इधर उधर सब ने, सिविल सोसाइटी ने, और वो आज़ाद हो चुकी हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आज़ाद है तो फिर मातहत अदलिया क्यों आज़ाद नहीं है? उस पर क्यों आप ट्रस्ट नहीं करते? उस पर क्यों मॉनिटर आपने बिठाया? एक बात। दूसरी बातें, जो नवाज़ शरीफ के साथ जो एक ख़ास किस्म का इंतकामी पॉलिसी शुरू हुई है, ये वही केसेस है ना जो परवेज़ मुशर्रफ ने शुरू किए थे, हुदैबिया और फलाना और ये और वो, और उस वक्त भी कुछ नहीं मिला था तो फिर उन्हें एक झूठा केस जैसे अब अकामा का निकाला गया है, उस वक्त जनाब वो हेलीकॉप्टर केस और हाईजैकिंग केस और फलाना केस, और उसमें उम्र कैद दे दी, 27 साल कैद दे दिया।
जो जिस पे लोगों ने हंसे, यही वो बातें हैं जिससे कौमी इत्तेहाद नहीं होता। कौमी इत्तेहाद किसी चिड़िया का नाम नहीं है। कौमी इत्तेहाद उन फैसलों और इक़दामात का नाम है जो आप इज्तमाई के तौर पे करते हैं। उसके अगर अच्छे फैसले होंगे इज्तमाई, तो उसके असरात ना सिर्फ पाकिस्तान में अच्छे पड़ते हैं, पूरी दुनिया पे अच्छे पड़ते हैं, जिससे आपका जो एक इमेज है वो एक अच्छा सॉफ्ट इमेज बिल्ड होता है। एक बात जो लीगल लॉयर्स की तरफ से आ रही है वो ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो एविडेंस शरीफ फैमिली से डिमांड करती रही है वो एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में शरीफ फैमिली प्रेजेंट नहीं कर सकी। अब अगर दोबारा प्रेजेंट नहीं कर सकते तो क्या सज़ा की तरफ जा रहे हैं? बात ये है, देखें, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये जो कुछ अदालत में हुआ है इसको नाकारा कहा था ना कि ये कौन सी रेट उठा के ले आए हो। उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोबारा सुनना शुरू कर दिया। तो ये भी तो आप कहें ना। फिर मुझे एक बात बताएं कि 456 लोगों के नाम पनामा में है जिसमें नवाज शरीफ का नहीं है, बाकी को क्यों भूल गए? इतना बहुत शोर सुनते थे, पहलू में दिल का जो चीरा तो एक खतरा है खून निकला। मुझे बताए ना, बाकी सबको भूल गए। वो 456 की बारी कब आएगी मुझे बताए ना। मेरे सवालात हैं, और ये मेरे सवालात नहीं, पाकिस्तान के अवाम के सवालात हैं। इमरान खान की ऑफशोर कंपनी है। आप तो खुद गवर्नमेंट है ना, आप तो ये खुद एक्शन ले सकते हैं उन 456 के खिलाफ। नहीं, 456 देखे ना, अदलिया आज़ाद है ना। हमने तो फैसले अपनी अदालतें नहीं लगानी ना भाई। हमारे खिलाफ तो फैसला अदलिया ने किया, हमने तो उसी वक्त अमल दरामद कर दिया। जो भी समझते हैं हम उस फैसले को, उसको छोड़ दें। लेकिन उन्हें इंसाफ, देखें, मैं तो उन्हें कह रहा हूँ कि ये बाकी लोग जो हैं इनको क्यों छोड़ दिया है। एक एक फैमिली की 34 ऑफशोर कंपनियां, इमरान खान की अपनी है, उसकी बाजी की अपनी है, बहन की, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो मशीनें खड़ी हुई हैं उनकी अपनी है, उनको छोड़ दिया है। या तो कह दें कि जी हम नहीं, उनके खिलाफ नहीं करेंगे, हमने नवाज शरीफ ही के खिलाफ करना था, वो हमारा काम हो गया है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बाकी हम किसी के खिलाफ कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। हम कहेंगे माई बाप आप बड़े हैं, आप फंडामेंटल पिलर ऑफ द स्टेट हैं, हम आपके सामने अपना सर निगू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसी मौजू पे 2-3 सवालात आपसे और करने हैं नाज़रीन। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं और सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सर ये बताइएगा कि सुनने में ये आ रहा है कि आपकी गवर्नमेंट कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे काम कर रही है, कुछ लेजिस्लेशन पे काम कर रही है, जिसका मकसद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ प्रोवाइड करना है। एक तो शायद कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके ज़रिए वो जो बार सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन की बार रखी हुई है वो बार ख़त्म करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे काम हो रहा है। और दूसरी ये कि अकाउंटेबल नैब ऑर्डिनेंस में भी कोई अमेंडमेंट लाने की आप बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इस पे अगर कमेंट कर सकें आप। देखिए, मुझे नहीं मालूम ना, मेरे सामने ये कोई डिस्कशन हुई है, लेकिन हर वक्त इस्लाहात की ज़रूरत तो होती है ना। कौन सा ऐसा इदारा है जिसमें इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है, या तो सारे सही सही काम कर रहे हो। नंबर 3 और अहम तरीन बात यह है कि नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज़्यादती की गई है। उसको अगर रिलीफ हम दे सकते हैं तो हम ज़रूर देंगे, लेकिन हम कोई गैर कानूनी तरीका अख्तियार नहीं करेंगे। हम कोई JIT नहीं बनाएंगे नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए। हम कोई लंदन में फर्में जो है ना 50-50 हज़ार पाउंड और 65-65 हज़ार डॉलर की हायर करके जो है ना जाली दस्तावेज़ात नहीं लाएंगे। हम जो काम करेंगे आइन के तहत करेंगे, कानून के तहत करेंगे, और उससे यकसर मतलब के पीछे नहीं हटेंगे। उसके तहत अगर नवाज, और क्यों ऐसा हम करना चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि नवाज शरीफ को अगर रिलीफ मिलेगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान के लिए यानी कि अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकता है। और नवाज शरीफ का नुकसान जो है वो पाकिस्तान का नुकसान है। ये बात आज नहीं समझेंगे, पाकिस्तान के अवाम तो समझते हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं समझते वो कल को समझ जाएंगे कि नवाज शरीफ का नुकसान करके उसका ज़ाती नुकसान आपने नहीं किया, आपने पाकिस्तान का नुकसान कर दिया, पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया। BBC उर्दू सर्विस ने एक स्टोरी रन की है
जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल लीडरशिप को कांटेक्ट किया गया है और उनको कहा गया है कि हम नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, जो टेंस सूरत हाल है इसको, टेंशन को कम करना चाहते हैं। आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं या तस्दीक कर सकते हैं? मैं इसको खुश आइंद समझता हूँ। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है मुल्क के लिए। यही कौमी इत्तेहाद की तरफ जो उन्होंने कहा है ना, ये कदम हो सकता है और इस तरह के कदम सबको बढ़ाने चाहिए। ये कदम चारों तरफ से बढ़ेंगे तस्दीक या तो फिर वो मीनार जो है कौमी इत्तेहाद का बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। ये तस्दीक कर सकते हैं आप? तस्दीक का मेरे साथ देखे ना, मेरे साथ किसी ने ऐसा रब्ता नहीं किया। मैं, आपको पता है, उन लोगों में नहीं घुमा फिरा के अपने गिर्द चीज़ें घुमाऊँ। मुझे जो पता होती है मैं उतनी बात करता हूँ, जो नहीं पता मैंने भी सुना है, को विस्पर चीज़ें मैंने भी सुनी है, लेकिन मुझसे डायरेक्टली इस तरह का कोई रब्ता नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है। कल भी जो ICR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरी फीलिंग उसमें बहुत सारी मुस्बत बातें भी हैं, तो उसी को बुनियाद बना के अगर मैं सोचूं तो मुझे आपकी इस बात में सदाकत लगती है जो BBC ने स्टोरी दी है। अच्छा, ये आखिरी मौजू जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो ये था कि शरीफ फैमिली के अंदर रिफ्ट्स की बात हो रही है, कुछ दरारें ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स। क्या ये इसमें कोई सदाकत है? हमजा ग्रुप, मरियम ग्रुप, शहबाज शरीफ ग्रुप, ये सब बातें हो रही हैं, चौधरी निसार ग्रुप, ये सब बातें हो रही हैं, तो इसमें क्या सदाकत क्या है इसमें? मैं आपको एक गुजारिश करूँ, मुझे आपके ख़ानदान का नहीं पता, लेकिन मैं बहुत सारे ख़ानदानों को जानता हूँ जिनके अंदर कज़न्स की आपस में रिफ्ट होती है या नहीं होती। आपके भी हो सकता है ख़ानदान में होती हो। तो अगर मुझे नहीं पता, अगर वहाँ पे कोई रिफ्ट है तो ये नेचुरल है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन चाहे हमजा शहबाज हो या मरियम हो या शहबाज शरीफ हो या चौधरी निसार हो या कोई और हो या शहबाज शरीफ हो, इन सब का एक ही लीडर होता है और एक वक्त में पार्टी का एक ही लीडर होता है। तो उस तरह की रिफ्ट होना मेरे नज़दीक सेहतमंद बात है। जमहूरियत में रिफ्ट होनी चाहिए, लेकिन जमहूरियत में हो या कुछ भी हो, लीडर एक ही होता है और वो मोहम्मद नवाज शरीफ है, उससे बाहर एक भी नहीं है। शहबाज शरीफ का भी लीडर नवाज शरीफ है, मरियम और हमजा का भी लीडरशिप नवाज शरीफ है, निसार ने भी जो अब तक कहा हुआ है ऑन रिकॉर्ड, वो नवाज शरीफ उनका लीडर है। तो मसला क्या है? ये फरमाइएगा कि अगर ये बात दुरुस्त नहीं होती और हम कौमी इत्तेहाद की तरफ नहीं बढ़ रहे और इसी तरह टेंस रहती है सूरत हाल, तो क्या आपकी पार्टी इंटैक्ट रह सकेगी, एक यूनिट में रह सकेगी, या बहुत से लोग जिस तरह प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि तितर बितर हो जाएगी? परवेज़ मुशर्रफ ने ये कहा था कि मैं PMLN को एलिमिनेट कर दूंगा। कर दिया एलिमिनेट? नहीं कर दिया ना। तो ये तो इस तरह की बातें पहले भी हुई हैं जो फेल हो चुकी हैं। तो मतलब कि, और फिर मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि PMLN या नवाज शरीफ का कसूर क्या है। मैं ज़ाती तौर पे पता है क्या समझता हूँ? नवाज शरीफ का कसूर वो 2-4 अशार में है कि वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ताज़िंदगी करेंगे, है किसकी गर्दन पे खूने नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। और वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन, डरो खुदा से, जो आज हमसे ख़ता हुई है यही ख़ता कल सभी करेंगे। और लिए जो फिरते हैं तमगाए फ़न, रहे हैं जो हम ख़याल रहज़न, हमारी आज़ादियों के दुश्मन हमारी क्या राबरी करेंगे। वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। मियाँ नवाज शरीफ साहब को कानूनी तरीके से ज़रूर रिलीफ प्रोवाइड करेंगे और इसी ज़ोर के साथ, इसी भरपूर तरीके के साथ अज़म का इजहार किया है मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने कि वो इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे और इसी रेटरिक के साथ, इसी ज़ोर के साथ, इसी बातचीत के साथ, इसी गुफ्तगू के साथ जारी रखेंगे इलेक्शन कैंपेन को। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।